चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चिंतक विचारक राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के। राकेश जी, अगर 2 दशक पहले देखा जाए तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। और ये इसलिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि जब भी इस देश में आतंकवादी घटना होती थी तो एक वर्ग विशेष का नाम आता था। लिहाजा ये घटना हुई मालेगांव में, जो ब्लास्ट हुआ, तो उसमें कुछ आरएसएस या अभिनव भारत, जो कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, उनके लोगों का नाम निकल कर आया या नाम जोड़ा गया, जिससे कम से कम आतंकवाद की घटना हो तो जब एक वर्ग विशेष का नाम साथ में आए तो हिंदू संगठन के लोगों का भी नाम आए। इसलिए इसे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दी गई। अब जब इस मामले में सभी लोगों को बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, तो आप इस मामलों को सबसे पहले कैसे देखते हैं? देखिए, एक विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के का जो सबसे बड़ा योगदान मानवता को है, योग, उसको यूनाइटेड नेशन ले गए। और यूपीए सरकार उसी हिंदू सभ्यता, संस्कृति और हिंदू समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी घोषित करने में लगी हुई थी। यह जो स्क्रिप्ट लिखा गया मालेगांव का, वह स्क्रिप्ट गृह मंत्रालय ने या एटीएस एनआईए ने नहीं लिखा था। यह स्क्रिप्ट सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के इशारे पर 10 जनपद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थी। उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साध्वी प्रज्ञा जैसी, जो कम आयु में अध्यात्म और सार्वजनिक जीवन में संकल्प के साथ काम कर रही थी, ऐसे 7 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। आपको मैं बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया, वो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तरीके से उनको अनजान स्थान पर रखा गया। यानी भारत में बिना आपातकाल की जैसा व्यवहार किया जाता था। किसी को भी कहीं से उठाया जा सकता था। और देश में उसके, जो मैंने कहा, 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो था हिंदू समाज, सभ्यता, संस्कृति को बदनाम करना। दूसरा उद्देश्य था जो वैकल्पिक विचारधारा इस देश में उभर रही थी और जिससे सत्ता को सीधा खतरा नजर आ रहा था, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। और उस बदनाम करने में इन 7 आरोपियों को एक उपकरण की तरह उपयोग किया गया है। इनके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी के तब के मुख्यालय अशोक रोड में पहुंचना था। इन सब के शीर्ष नेताओं को, जो लोकप्रिय नेता थे, उन सबको आरोपी बताकर और गिरफ्तार करने की कोशिश करना। यद्यपि यह असंभव कार्य था। संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात सोचना भी ऐसा ही है कि सूरज को निगल जाने की बात सोचना है। यूपीए सरकार को इसको अंदाज था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसका अंदाज नहीं था। इसलिए एजेंसी के जो लोग थे, उनको दायित्व मिलने पर भी, दबाव डाले जाने पर भी, वे संघ मुख्यालय की तरफ अपना मुंह नहीं कर पाए। राकेश जी, एक बात मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, क्योंकि एटीएस के जो पूर्व इंस्पेक्टर, वो भी मुस्लिम है, महबूब, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाला गया था। हमारे ऊपर दबाव इस बात का था कि आरएसएस के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, मोहन भागवत, उनको गिरफ्तार किया जाए या उनका नाम इसमें लपेटा जाए। इसके कुछ घंटों बाद जो आरोपी रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो भी आरोप लगाती, वो भी ये कहती हैं कि मेरे ऊपर ये दबाव था। पहले तो मेरे चूंकि फेफड़े की झिल्ली फट गई थी तो मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मुझे डराया गया, धमकाया गया कि अगर और पिटना नहीं चाहती हो तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में रही। उनके ऊपर दबाव था कि राम माधव का नाम लो, उनके ऊपर दबाव था कि इंद्रेश कुमार का नाम लो। चूंकि अब इस बात का खुलासा हो गया है और एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर भी एक जांच नहीं बैठना चाहिए? कम से कम लोगों को सबक मिल सके। देखिए, प्रज्ञा जी के साथ जो व्यवहार हुआ, वो औपनिवेशिक काल में जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके साथ जो दमन होता था, जिसको 3rd रेट टॉर्चर कहा जाता है, वो प्रज्ञा जी के साथ हुआ। वो अपने स्वास्थ्य गंवा बैठी,
जीवन का 17 साल बहुमूल्य समय गंवा बैठी और उनके साथ जितने एक्यूज थे सब पर दबाव था। उनको उनके साथ जिस प्रकार के की हर प्रकार की सीमाओं का उल्लंघन किया गया है, उसका उद्देश्य यही था कि वो एक असत्य बात को, यानी मोहन भागवत जी का नाम ले लें, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नाम ले लें, इन सब के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था उसको समझना जरूरी है। वह मस्तिष्क यह था कि जो भी लोकप्रिय नेता, मोदी जी साफ दिखाई पड़ रहे थे कि दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा था उनकी लोकप्रियता, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व। मोहन भागवत जी संघ के देश के सबसे बड़े संगठन के मुखिया थे। इन सब के कारण से योगी जी, मोदी जी और मोहन जी को गिरफ्तार करने के ख्वाब देख रहे थे। वस्तुतः इसका पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था वो मस्तिष्क यह था कि इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर एक हिंदू आतंकवाद को खड़ा कर देना। वह वक्त ऐसा था जब भारत में मंदिर में, चौराहे पर, बाजार में, सरोजिनी नगर मार्केट से लेकर बनारस के मंदिर तक बम विस्फोट होना सामान्य बात हो गई थी। लोग सिनेमा घर में जाने पर या बाजार जाने में डरते थे, ट्रेन में चढ़ने में डरते, जहां भी भीड़ के इलाके होते थे वे हिचकते थे, डरते थे। यह माहौल देश में आतंकवाद का यूपीए सरकार ने बना दिया था। उस नाकामयाबी को छिपाने के लिए, यह नाकामयाबी कि ये मुस्लिम आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद को कर्व नहीं कर रहे हैं। कर्व ऐसा नहीं था कि भारत की सेना में, भारत के पुलिस में, भारत के जांच एजेंसियों में ताकत नहीं थी, ताकत थी, लेकिन वह वोट बैंक था। आतंकवाद को वोट बैंक से जोड़ने वाली भारत, पूरी दुनिया में कोई एक सरकार है तो यूपीए सरकार थी। पूरी दुनिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो भारत में है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस्लामिक आतंकवाद को संरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता है कि उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। भारत में उनको दिया गया, इसके कारण उसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे, तो उसको नियंत्रित दूसरे तरह से करना चाह रहे थे। दो पैरेलल समानांतर वही तो मेरा कहना है, वही तो मेरा कहना है कि जब इतने है। गंभीर आरोप उस जांच में शामिल एक पूर्व अधिकारी लगा रहा है, साथ भी प्रज्ञा लगा रही हैं, तो क्या उन तमाम तथ्यों की या उन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर आने से पहले जो आपने एक प्रश्न उठाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, बहुत कम लोगों की निगाह में बात कही है कि जिस पूर्व अधिकारी ने इसका रहस्य उद्घाटन किया वो मुस्लिम थे। आखिर एक मुस्लिम को क्यों चुना गया? वो यूपीए के स्क्रिप्ट लिखने वाले चाहते थे कि सांप भी मरे, लाठी भी नहीं टूटे। यानी एक मुस्लिम अधिकारी जब संघ मुख्यालय पहुंचेगा, वो कोशिश करेगा मोहन जी तक पहुंचने की, तो वह मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनेगा। वो हर तरह से भारत को विभाजित करना, भारत में दंगे करवाना, भारत के संप्रदायों के बीच में ईर्ष्या भाव पैदा करना, कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश थी। इसलिए मैंने कहा इसके पीछे चिदम्बरम का सैफ्रन टेररिज्म या शिंदे साहब जिन्होंने कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में राहुल जी, सोनिया जी की उपस्थिति में हिंदू टेररिज्म कहा, ये सब प्यादे थे। चिदम्बरम और शिंदे प्यादे थे। वो खेल कौन कर रहा था? वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सारी पे हो रहा था। और मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि विदेश की ऐसी ताकतें थी जो हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और वैकल्पिक विचारधारा को रोकने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले 20 साल से भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर है, वह राष्ट्रवाद की लहर पश्चिम में बैठे हुए लोगों को, इस्लामिक मुल्कों में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं है। वे भारत को पूर्व रूप में देखना चाहते थे, नेहरू युग में देखना चाहते हैं, उसी रूप में देखना चाहते हैं। इससे भारत के नेतृत्व को, भारत के राष्ट्रवादी संगठन को और भारत की आर्थिक प्रगति को, इन तीनों को वो हमेशा निशाना बनाते रहेंगे और आगे भी और कठोरता से बनाने की कोशिश करेंगे, जो आज हम देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उसमें नाम लेना, जो आज प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो रहस्योद्घाटन किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे उभरते नेता को इसमें झोंक दो, पूरी दुनिया में उनको बदनाम करो और संघ को बैकफुट पर रखो, लेकिन होने वाला नहीं था। यह मैंने पहले भी कहा कि मोहन भागवत जी तक पहुंचना ऐसा ही कोशिश होता है जैसे सूरज को निगल जाने की कोशिश करना। दुनिया के किसी भी ताकत में, लेकिन राकेश जी उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी तो संसद में भी इस बात की चर्चा हुई। उस वक्त का उनका सुषमा स्वराज जी का भाषण भी हमने सुना और सुषमा स्वराज जी ने साफ तौर पर उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से 1990 के दशक में हिंदुत्व का जो उभार देखा जा रहा था, संघ का जो उभार देखा जा रहा था, पूरे देश हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त ये साजिश गढ़ने की कोशिश की और आपको देश माफ नहीं कर पाएगा। हर किसी का इशारा, हर किसी भारतीय जनता पार्टी का इशारा संसद में जो तमाम वक्तव्य हुए उसमें पी चिदम्बरम की तरफ था। आप जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए, गृह मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने और शिंदे साहब ने जो किया वह संविधानेतर बात की। संविधान जो उनको दायित्व देता है, जो एक शपथ दिलाता है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन होगा। देखिए, नौजवानों को पकड़ लेना, गैर कानूनी तरीके से पकड़ना, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारत में एक संविधान कहता है किसी को भी कोई काम करने में जो प्रक्रिया संविधान ने बताई है उसके तहत ही आप कर सकते हैं। यदि मैं गुनाहगार भी हूं तो गुनाहगार को पकड़ने के लिए, फांसी की सजा देने के लिए आपको उस प्रक्रिया के माध्यम से चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और उस प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ संविधान का जो मूल आत्मा है उसका ही उल्लंघन यूपीए सरकार ने किया। किसके इशारे पर किया? तो सोनिया गांधी जी के इशारे पर किया। आप मानकर चलिए उसमें यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी एक मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। वो एक सामान्य रूप से प्रधानमंत्री थे। मूल काम एक सोनिया गांधी जी के द्वारा, उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय परिषद से होता था। सोनिया जी प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करती थी। सोनिया जी को के सामने गृह मंत्रालय रिपोर्ट करता था। इससे वह आपका प्रश्न बहुत ही न्यायोचित है कि इस घटना के पीछे जो ताकतें थी, जो मंशा थी, उसकी एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है, सिर्फ 7 लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेला गया है, यह पूरे भारत के राष्ट्रवाद के साथ खेला गया है, विचारधारा के साथ खेला गया है और तमाम खेलने की लोगों को साजिश थी। बदनाम करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया।